नमस्कार। स्वागत सभी का मेरे चैनल पर। आप सुन रहे हैं दशकंठी को। सभी सुनने वालों को, समझने वालों को और देखने वालों को मेरा तहे दिल से पुनः आदाब है और नमस्कार है। जो समझना है समझिएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। यूनिवर्सिटी का नाम है जहां आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। इसी विषय में मुझे आपको देनी है जानकारी। और जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं 17 फरवरी की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास, उस समय तक जो भी जानकारी वेबसाइट पर है वही आपको दे रहा हूं। उसके बाद कोई जानकारी आएगी और ज़रूरत होगी तो वीडियो का सेकंड पार्ट भी बना दिया जाएगा। ठीक है। वीडियो की पहली सूचना जो ज़रूरी है, इस विश्वविद्यालय ने जो पीएचडी के फॉर्म निकाले हैं थोड़ा पहले समझ लीजिएगा उनको। ठीक है। यूनिवर्सिटी ने जो एप्लीकेशन फॉर्म निकाले हैं उनको दो प्रकार से डिवाइड किया है और उसको टू टाइप्स को 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है। टाइप्स अलग होता है, प्रकार अलग होता है। टू टाइप्स का मतलब क्या है? टू टाइप्स का मतलब है पार्ट टाइम और फुल टाइम। ठीक है, आपने सही सुना, पार्ट टाइम और फुल टाइम। और पार्ट टाइम क्या है, फुल टाइम क्या है, उसकी क्या क्या कंडीशन होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। इसलिए वीडियो को यदि आप छोड़कर जाएंगे तो सवाल मत कीजिएगा कि हमको ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए। पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, पार्ट टाइम और फुल टाइम के साथ साथ कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं पीएचडी में जिनमें यूनिवर्सिटियां आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगी। वह कोर्स महंगे भी हो सकते हैं, सस्ते भी हो सकते हैं। कोर्स का नाम मैं भी बता दूंगा। इन कोर्सेज में आपको सेल्फ फाइनेंस कोर्स के अंतर्गत एडमिशन लेना होगा। पीएचडी ही है ये, ठीक है ना। और साथ ही साथ में पीएचडी को लेकर भी यूनिवर्सिटी जो सीटें हैं उसको 3 जगह 2 कैंपस में बांट दिया है। 3 जगह सीटों को बांटा है लेकिन 2 कैंपस में, उसको भी मैं आपको आगे समझा दूंगा। एक और बात की 20 अप्रैल 2022, यदि मैं सही देख रहा हूं, जो नोटिफिकेशन कहता है 20 अप्रैल 2022 को विश्वविद्यालय आपकी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा लेगा। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, और खासकर जो पार्ट टाइम माध्यम से पीएचडी करेंगे उनको एंट्रेंस देना है या नहीं देना है, या कितने साल का उनको एनओसी बनवाकर जमा करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको आगे देने वाला हूं। और ऐसे सभी विद्यार्थी, शोधार्थी, ऐसे सभी माता पिता जो पार्ट टाइम माध्यम से पीएचडी करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, उसकी क्या क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन मैंने इसीलिए दिया ताकि आप में ये रुचि पैदा हो सके कि आपको आने वाले 5-7 मिनटों के तक ये वीडियो देखना है या नहीं देखना है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, वीडियो की पहली बात कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त है और पीएचडी पार्ट टाइम मोड पर और फुल टाइम मोड पर एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, दूसरी बात, रेगुलर माध्यम से कुछ कोर्स पे पीएचडी कराई जाएगी अवध कैंपस में, जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसके अंतर्गत। कुछ कोर्सेज में पीएचडी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं, संबंधित कॉलेज हैं, वहां से कराई जाएगी। और कुछ विषयों में पीएचडी यूनिवर्सिटी अपने ही कैंपस में करवाएगी, लेकिन वह पीएचडी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में होंगी। पहले मैं आपको सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में बताता हूं, जिसकी फीस थोड़ी ज्यादा होगी और यूनिवर्सिटी आपको आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं करेगी। फेलोशिप मिलेगी नहीं मिलेगी ये यूनिवर्सिटी से आप पूछिएगा। कोर्स के नाम है जो सेल्फ फाइनेंस है, लेकिन इनकी पढ़ाई मेन कैंपस में ही होगी। कोर्स का नाम है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, सोशल वर्क एजुकेशन, सोशल वर्क एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल साइंस। और एनवायरमेंटल साइंस में दोनों चीज है, अप्लाइड साइंस और ह्यूमैनिटी के दोनों के लिए है। मैनेजमेंट में भी है अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटी, और फिजिक्स में भी अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटी, मैथमेटिक्स में अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटी। ये जो अप्लाइड साइंस ह्यूमैनिटी बोल रहा हूं ये फैकल्टीज है, ठीक है ना। ये जो कोर्सेज है ये दोनों फैकल्टीज के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मैं फैकल्टीज का नाम बोल रहा हूँ। अगला कोर्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये जितने भी मैंने आपको 13 कोर्स के नाम बताए हैं सभी के सभी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं। और इसमें जो आप पीएचडी करेंगे पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों कर सकते हैं। और बाकी जानकारी जब आप फॉर्म भरेंगे आपको तब प्राप्त होगी, या फिर कोई वेबसाइट पर अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब ऐसे कोर्सेज जो रेगुलर मोड से आप कर सकते हैं, और जो मैंने ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स बताए हैं ये अब रेगुलर और डिस्टेंस, ये पार्ट टाइम दोनों माध्यम से कर सकते हैं। अब ऐसे कोर्सेज जो आप रेगुलर माध्यम से ही करेंगे उनको आप पार्ट टाइम में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोर्सेज कौन कौन से हैं, और ये पीएचडी है और ये मेन कैंपस में ये कोर्सेज, इसको भी सुन लीजिए।
बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, और लास्ट में है अडल्ट एंड काउंटरिंग एजुकेशन। इन 9 कोर्सेज में आप रेगुलर माध्यम से और जो यूनिवर्सिटी ऑफ अवध का मेन कैंपस है वहां से इसकी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, और ये रेजिडेंशियल कोर्सेज है, इसका ध्यान रखिएगा। जो मैंने आपको सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बताए हैं सारे, वो सभी रेजिडेंशियल हैं, और ये जो अब बताए हैं मैंने आपको 9 कोर्सेज, ये भी सेल्फ फाइनेंस, ये भी रेगुलर मोड पर है और मेन कैंपस में पढ़ाई होगी और रेजिडेंशियल की हॉस्टल दिया जाएगा। अब आते हैं उन कोर्स को लेकर जो पीएचडी है, लेकिन यह पीएचडी विश्वविद्यालय से संबंधित जो कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं, वो करवाएंगे। उसको भी थोड़ा ध्यान से सुन, इसलिए जब फॉर्म भरेंगे ना आप, फॉर्म भरते वक्त आपको अपना पार्ट टाइम करना है पीएचडी या फुल टाइम करना है ये बताना होगा, और कोर्स को थोड़ा ध्यान से चयन कीजिएगा। फॉर्म भरते वक्त में क्या समस्या आती है, क्या दिक्कत आती है, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि फॉर्म जो भर सकता है, भरेगा, वही आपको बता पाएगा। अब ऐसे कोर्सेज जो रेगुलर माध्यम से हैं और इनका संबंध यूनिवर्सिटी ऑफ अवध से है, लेकिन मेन कैंपस से नहीं है, संबंधित कॉलेजेस से है। बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉमर्स, एंशिएंट हिस्ट्री, शब्द पे गौर कीजिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री है रेगुलर मोड पे, और एक सब्जेक्ट था हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, वह मेन कैंपस में है लेकिन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, ठीक है। इसके बाद है इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश। आपके मन में एक सवाल उठेगा एजुकेशन को लेकर कि एजुकेशन सेल्फ फाइनेंस में भी है और एजुकेशन रेगुलर मोड पर भी है। आप एजुकेशन से पीएचडी चाहें तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स में भी कर सकते हैं, जिसकी फीस ज़्यादा वगैरह होगी, और सेल्फ फाइनेंस कोर्स की भी कंडीशंस होती हैं, वो आपको नोटिफिकेशन और ऑर्डिनेंस में ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगी। समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री अलग है, मिडिवल हिस्ट्री अलग है, हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी अलग है। तीनों कोर्सेज अलग अलग हैं, तीनों का एंट्रेंस भी अलग अलग होंगे, तीनों की सीटें भी अलग अलग है, बाकी चीजें आगे बताऊंगा। हिंदी, मिडिवल हिस्ट्री, मिलिट्री साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, उर्दू, लॉ, सोशोलॉजी। ये कोर्सेज हैं जो मैंने आपको लास्ट में बताए हैं। इसमें आप यूनिवर्सिटी से संबंधित जो कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेज है, वहां से पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक लिंक है, मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ फाइल का, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब आते हैं थोड़े से एलिजिबिलिटी को लेकर। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी में हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी में हैं और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं, तो आपके मास्टर्स स्तर पर 50% नंबर होने चाहिए। और यदि आप इन कैटेगरी में नहीं आते हैं, दूसरी कैटेगरी में आते हैं, तो आपके मास्टर्स में 55% नंबर होने चाहिए। एक और बात, यदि आप अपना मास्टर्स को पास कर चुके हैं तो अप्लाई करिएगा 100%। और यदि आप अपने मास्टर्स के अंतिम सेमेस्टर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, आपका मान लीजिए किसी का 4th सेम का एग्जाम हो गया, रिजल्ट नहीं आया है, या किसी का एग्जाम हो चुका है 2-3 महीने पहले, रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसे सभी बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट का फर्स्ट और सेकंड ईयर में ईयर बैक लगा है तो अप्लाई मत कीजिएगा, फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यदि आपका 3rd सेम में या 4th सेम में ईयर बैक लगा है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा लाभ मिल सकता है और मिलेगा भी, इसका भी ध्यान रखिएगा, तो वो भी अप्लाई कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन की फीस को समझ लीजिए, 1000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। और हाँ, जो भी ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर नहीं है, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर नहीं है, उनको 55% नंबर चाहिए, और जो ओबीसी में क्रीमी लेयर है उनको 50% नंबर होंगे, तभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फीस है 1000 रुपये की, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, इसमें रजिस्ट्रेशन फीस है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की फीस हाफ यानी कि 500 रुपये रखी गई है। लास्ट डेट है 25 मार्च 2022, फॉर्म भरने की भी, फीस जमा करने की भी। और एंट्रेंस का एग्जाम की डेट है 20 अप्रैल, और लगभग फर्स्ट वीक ऑफ मई में रिजल्ट भी आने की संभावना है। अब इन डेट में यदि कुछ परिवर्तन होता है तो इसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की है, यूट्यूब की और 10 घंटे की नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं ऑर्डिनेंस, तो हम आपको दे ही देंगे, और रिक्वेस्ट तो मैं नहीं करूंगा आपसे, आपकी इच्छा हो तो ऑर्डिनेंस को पढ़िएगा, नहीं तो एडमिशन लेने के बाद समस्याएं आपको आएंगी, फिर आप गला पकड़ेंगे पता नहीं किसका क्यों। इसीलिए पहले रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ लीजिए पीएचडी करने के से पहले। अब आते हैं कुछ और जरूरी चीजों पर। बोरियत है ना, एजुकेशन बोरियत का ही विषय होता है, ठीक है। मेन बात यह है कि जो बच्चे एमफिल कर रहे हैं या एमफिल कर चुके हैं, वो बच्चे भी पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप एमफिल कर रहे हैं या एमफिल कर चुके हैं, यदि आपने यूपी स्लेट, उत्तर प्रदेश
स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास किया है, यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भी भरना होगा। ठीक है। और जो बच्चे एग्जामिनेटेड कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो एंट्रेंस के बेस पर इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई कीजिएगा। यूनिवर्सिटी ने क्लियर कट मेंशन कर दिया है अपने नोटिफिकेशन में, यदि बच्चा एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करता है तो एक ही सब्जेक्ट का एडमिट कार्ड आएगा, और नहीं तो उसका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, एडमिट कार्ड ही ना आए आपका। इसीलिए एक ही सब्जेक्ट का चयन कीजिएगा, बहुत ध्यान से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और ये बात नोटिफिकेशन में भी लिखी गई है। ठीक है। और जो बच्चे एग्जामिनेटेड हैं, मैंने उनको बता दिया है, और जो इसके अलावा आते हैं उनको एग्जाम देना है। आपके मन में एक सवाल उठेगा फौरन कि जो बच्चे एनएफ एससी कैटेगरी है, एनएफ ओबीसी कैटेगरी है, एनएफ एसटी कैटेगरी है, क्या उनको भी एंट्रेंस देना है? जी नहीं, उनको भी एंट्रेंस नहीं देना है। इसके अलावा जो बच्चे आरजेएनएफ हैं, आईसीपीआर, आईसीएचआर, आईसीएसएसआर, आईसीएआर की स्कॉलरशिप स्पॉन्सर हैं, उन सभी को एंट्रेंस देना है या नहीं देना है, इसको लेकर कुछ नहीं कहा गया है। इसको भी थोड़ा आप समझ लीजिए। एक और चीज कि जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे प्रवेश परीक्षा में, उनको 50% नंबर लाना जरूरी है, मैंडेटरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कैटेगरीज को छोड़कर ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी को 45% नंबर लाने हैं। और इसके अलावा अब बात करते हैं थोड़ी सी पार्ट टाइम के बच्चों की, क्योंकि पार्ट टाइम का मुद्दा बड़ा है ना। जिनको पार्ट टाइम माध्यम से पीएचडी करनी है, वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों के लिए पहली बात तो ये है कि यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं या काम करते हैं, तो ही आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, इस कैटेगरी में पार्ट टाइम पीएचडी का। इसके अलावा यदि आप आर्म फोर्सेस में हैं, यानी कि जो सेना की नौकरियां होती हैं उसमें है, तो भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पीएसयूज बोलते हैं, उसमें सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका ध्यान रखिएगा। एक और बात, आप यदि इन सेक्टर्स में कम से कम 5 साल हो चुके हैं काम करते हुए, तो ही अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल है, तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात, पार्ट टाइम के पीएचडी के लिए आपको किसी प्रकार का एंट्रेंस यानी कि प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। आप लोगों का चयन डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के दिन आपको 1000 शब्दों में एक राइट अप सबमिट करना होगा। राइट अप सिनॉप्सिस नहीं होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। राइट अप एक अलग चीज होती है, सिनॉप्सिस एक अलग चीज होता है। राइट अप आपको 1000 शब्दों में लिखकर सबमिट करना होगा। ये हो सकता है आपसे एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे तब आपसे मांगा जाए, ये मुझे नहीं पता है कब मांगा जाएगा, या आपसे इंटरव्यू के वक्त में मांगा जाए, लेकिन आपसे मांगा जरूर जाएगा। और इसी राइट अप के आपको 70% नंबर मिलेंगे। 70 नंबर का आपका एंट्रेंस नहीं होगा, इसका ध्यान रखेगा, लेकिन 70% का आपका ये राइट अप होगा 1000 शब्दों का, और 30 नंबर या 30% का आप लोगों का साक्षात्कार होगा। अब इस राइट अप में 2-3 बातों का ध्यान रखेगा जो आपको लिखनी ही पड़ेंगी। वैसे तो पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया है, लेकिन फिर मैं बता देता हूं। इस राइट अप में आपको ये स्पष्ट बताना होगा कि आप जिस विषय पर काम करेंगे या करेंगे, उस पर काम करने का क्या उद्देश्य है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। चाहे तो उसको पॉइंट्स में लिखिए या पैराग्राफ में लिखिए, ये आपको तय करना है। और 1000 शब्दों का मतलब होता है कम से कम 3 या 4 पेज का लिखा हुआ कंटेंट। और जो भी कंटेंट आप लिखेंगे उसको हाथ से मत लिखिएगा, उंगलियों से टाइप कीजिएगा कीबोर्ड की मदद से। हिंदी या इंग्लिश में इसकी जानकारी आप विभाग से ले लेंगे। राइटअप की दूसरी बात जो आपको लिखनी है, पहले आपको लिखेंगे ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, दूसरे लिखेंगे आपके रिसर्च के क्वेश्चन क्या है, इसको बोलते हैं रिसर्च ऑफ द क्वेश्चन। तीसरा आप लिखेंगे आपके विषय का रेलेवेंस क्या है, इसका ध्यान रखिएगा। और चौथा आपके विषय की क्या प्रस्तावना है। आप लोगों के मन में सवाल आ गया, ये तो मैंने आपको सिनॉप्सिस के पॉइंट बता दिए। जी हाँ, ये सिनॉप्सिस के ही पॉइंट हैं, लेकिन आपको वहां लिखना है राइटअप, तो आपको एसओपी के फॉर्म में लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कम से कम शब्दों में होती है, संकेतात्मक शब्दों में लिखी जाती है, पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है। इसीलिए आप लोगों को राइटअप लिखना होगा 1000 शब्दों में। जो भी पार्ट टाइम माध्यम से पीएचडी कर रहे हैं, ये राइटअप वाला फॉर्मूला 1000 शब्दों का ये फुल टाइम पीएचडी पर लागू नहीं होगा, उनको सिनॉप्सिस ही बनाकर देना होगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक और बात पार्ट टाइम के पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे उस वक्त या फिर जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उस वक्त आपसे एनओसी मांगा जाएगा,
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यदि आपका चयन होता है इंटरव्यू के लिए, आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है, राइटअप भी सही है, लेकिन आपके पास यदि इंटरव्यू के टाइम पे एनओसी नहीं होगा तो आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और आपके मन में सवाल उठेगा कि मैं सीटें नहीं बता रहा, किस विषय में कितनी सीटें हैं। मैं आपको वही जानकारी दे पाऊंगा जो जानकारियां नोटिफिकेशन, प्रोस्पेक्टर, ऑर्डिनेंस या वेबसाइट पर मौजूद है। जो जानकारियां नहीं है उसके विषय में मैं कुछ दावा नहीं कर सकता हूं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश में ही होगा और हो सकता है अवध प्रांत के ही आसपास हो। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। और इसमें कंडीशन कही गई है कि आप लोग यदि ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन नहीं भरना चाहते हैं तो 1000 रुपये का डीडी बनवाइए। ये फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिस है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के नाम से, और बाय पोस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर वहां भेज दीजिए, या आप यूनिवर्सिटी में जाकर भी बातचीत कर सकते हैं अगर ये प्रावधान हुआ तो, खासकर जो पार्ट टाइम माध्यम से पीएचडी अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी अपने नोटिफिकेशन में कहा है, और ये लगभग 7 पेज का नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन में कहा है कि अवध यूनिवर्सिटी का जो भी पीजी का पाठ्यक्रम है, जिस भी सब्जेक्ट आपने भरा है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल, हिंदी है, अवध यूनिवर्सिटी का जो भी मास्टर्स का सिलेबस है उससे संबंधित ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे सब्जेक्ट के। और जो पहला पेपर है पीएचडी का, जो कॉमन पेपर होता है, उसमें आपसे एप्टीट्यूड भी होगा, रिसर्च भी होगा, और आईसीटी भी होगा, और हायर एजुकेशन भी होगा, ठीक है। और एक और चीज, एथिक्स। रिसर्च के क्या एथिक्स होते हैं, क्या बोलते हैं एथिक्स को, मुझे कमेंट करके, मुझे एथिक्स का भी एकदम सब्जेक्ट याद नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो रिसर्च को, एप्टीट्यूड को, आईसीटी को और एथिक्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पीएचडी प्रवेश परीक्षा पहले पेपर के लिए, और सेकंड पेपर के लिए यूनिवर्सिटी का पीजी का सिलेबस है उसको देख लीजिएगा। चाहे तो यूजीसी और सीएसआईआर का सिलेबस भी देख सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंट्रेंस में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। वीडियो लंबा इसीलिए बनाया है क्योंकि समय कम है मेरे पास, काम ज्यादा है, और आप लोगों के पास भी समय कम होगा, इसीलिए सोचा 2 वीडियो से अच्छा है एक ही वीडियो में सब कुछ आपको बता दिया जाए 20 मिनट में। और अब मुझे नहीं मालूम है कि आपने वीडियो 5 मिनट का देखा है या 50 सेकंड का देखा है या 15 मिनट का देखा है। जितना भी आपने देखा हो उसी पर सवाल कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। फीस आपको बता दी है, लास्ट डेट आपको बता दी है, एंट्रेंस की डेट आपको बता दी है, सिलेबस भी आपको बता दिया है। सीटें नहीं आई हैं तो सीटें मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट के नाम बताए हैं सभी में सीटें हैं। तो हो सकता है जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, है ना, जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की आप सभी जानते हैं 25 मार्च, उससे पहले कोई नोटिफिकेशन आ जाए, इसमें बता दिया जाए किस विषय में कितनी सीटें हैं, और जब सीट की घोषणा हो जाएगी तो हम भी आपको सूचना दे देंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। ये सब कुछ था इस यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है, जिसका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश। जो भी बातें आपको बताई उसको लेकर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई बात समझ में ना आई हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। 3 बातें अभी रह गई हैं तो उसके लिए थोड़ा सा और सुन लीजिए, ठीक है। पहली बात, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफलाइन माध्यम से होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेन और पेपर से होगा, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेन और पेपर से होगा, लेकिन 50-100 क्वेश्चन ही आएंगे 50-50 में, लेकिन वो सभी होंगे एमसीक्यू माध्यम से। ओएमआर शीट पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैथोलॉजी को पढ़ लीजिएगा। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे लिए कोई आपके पास सवाल हो तो जरूर भेजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा वो मत बताइएगा, सूचना में कुछ कमी हो वो बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।